फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि +1 का चैप्टर है। इसके अंदर पहला टॉपिक जो है वो है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। स्कोप का मतलब कि केमिस्ट्री की क्या एप्लीकेबिलिटी है, केमिस्ट्री से हम क्या क्या पा सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, ये हम स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और क्या महत्व है डेली लाइफ के अंदर, रिसर्च के अंदर, या जहां भी हम केमिस्ट्री को देखें वहां पे केमिस्ट्री का क्या रोल है। सबसे पहले स्कोप ऑफ केमिस्ट्री में जो सबसे फंडामेंटल हमारा फील्ड है जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, मींस एग्रीकल्चर, वहीं से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या रोल है केमिस्ट्री का। सबसे पहले एग्रीकल्चर में हम देखना चाहें जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, इसके बाद जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, इसके बाद हम देखें जो इरिगेशन टेक्निक्स हैं, इरिगेशन मतलब हम जो सिंचाई करते हैं उसके जो माध्यम हैं, पाइप है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, जितनी भी चीजें जो सिंचाई में काम आती हैं, छिड़काव में, दवाइयों के छिड़काव में काम आती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें केमिकल से बनाई जाती हैं। प्लास्टिक HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, डिफरेंट जो आपकी आजकल टेक्निक्स हैं हॉर्टिकल्चर की, उनके अंदर डिफरेंट वैरायटी की प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं, मल्टी यूज जो प्लास्टिक है, डिफरेंट टाइम्स जिनको यूज किया जा सकता है, वो प्लास्टिक एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं पाइप्स एंड मशीन्स। ये मशीन मैंने जो लिखा है ये फिजिक्स और इंजीनियरिंग की हेल्प से बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो फंडामेंटल जो इनके लिए मटेरियल जो बनता है, जो मटेरियल मैं कहूं वो केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर सीड ट्रीटमेंट, एक चीज और लिखना चाहूंगा मैं इसी के साथ, सीड ट्रीटमेंट। सीड जो बीज होते हैं उनमें कुछ डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं, फंगस या रोग लग जाते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस लग जाते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, वो आगे हम मेडिसिन में भी पढ़ेंगे। उन सभी चीजों को केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, तो एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का रोल है। अच्छा, एक बात और, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं इसमें जो थर्ड पॉइंट बनाया है, इस थर्ड पॉइंट को छोड़कर ये दोनों फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट आर नॉन एसेंशियल हैं। नॉन एसेंशियल मींस इनको जितना भी कम हो सके हमें इनको कम करना चाहिए। जो बिल्कुल बैरन लैंड्स हैं, बिल्कुल जहां पे उजाड़ क्षेत्र हैं, जहां पे बिल्कुल फर्टिलिटी नहीं है, वहां पे हम शुरुआत में हम पैदावार लेने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अल्टीमेटली जो हेल्दी सॉइल है उसके लिए हार्मफुल है, जितना हो सके इनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जो हमें फूड सिक्योरिटी दी है, मतलब अगर हम पुराने वक्त की बात करें, लगभग 20-30 साल पहले की बात करें, उस टाइम पे पैदावार अनाज की बहुत कम होती थी, कीड़े मकोड़ों के कारण नुकसान ज्यादा होता था, तो इनका यूज किया गया और इनसे फायदा हुआ, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को खाना मिला। तो शुरुआती तौर पे ये बिल्कुल सही था, लेकिन इनका एक्सेस यूज, फिर मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सेस यूज हार्मफुल है, लेकिन केमिस्ट्री की हेल्प से एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिला है। पाइप्स, मशीन्स और डिफरेंट वैरायटी की जो आपकी अलॉयज बनती हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, उन अलॉयज के जो कॉम्बिनेशंस हैं, मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, वो सारे के सारे केमिस्ट्री की हेल्प से बनाई जाती हैं। एग्रीकल्चर के बाद हम एक और इम्पोर्टेंट फील्ड लेंगे। एग्रीकल्चर के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फील्ड है, कहा जाता है जय जवान जय किसान। तो किसानों के लिए तो एग्रीकल्चर है और जवानों के लिए डिफेंस है। डिफेंस के अंदर क्या रोल है, सीधी सी बात, एम्यूनिशन। एम्यूनिशन के अंदर जिसे हम कहते हैं गोला बारूद, सीधी सी बात, एम्यूनिशन के अंदर फायरवर्क्स जो हैं
इनमें बहुत उम्दा किस्म के आजकल जिसे कहते हैं बारूद या फिर फायरवर्क्स यूज किए जाते हैं, जिनके अंदर आपने सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है RDX। ठीक है, इसके बाद जाना जाता है TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, या फिर इसको साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में जो RDX है वो हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन के नाइट्रेशन से, उसका नाइट्रेशन किया जाए, नाइट्रेशन करते हैं तो ये RDX बनता है। ठीक है, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कंट्रोल्ड मैनर में की जाती है। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन एक अमाइन है, उसका नाइट्रेशन बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर्स पे उसको कैरी नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ अपरेटस यूज किए जाते हैं, उसके बाद ये बनता है, इसकी यील्ड कम होती है और इसका बहुत ज्यादा यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और अब जो उम्दा किस्म के जो आपके एम्यूनिशंस बनते हैं, कुछ जो आपके बॉम्ब्स बनते हैं, टारगेटेड जो बॉम्ब्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, फिजिक्स की हेल्प ली जाती है। लेकिन एक्चुअल एक्सप्लोसिव जो किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, वो केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनाए जाते हैं, एम्यूनिशन जिसे कहते हैं बारूद बनाए जाते हैं। TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, टोल्यूइन के नाइट्रेशन से बनता है। और ये नाइट्रेशन जो प्रोसेस होती है वो इक्विमोलर मिक्सचर मतलब दोनों के मोल्स बराबर हो, किसके, नाइट्रिक एसिड के और सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर इस तरह से लिए जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड दोनों लिए जाते हैं, दोनों के मोल्स बराबर होने चाहिए, टेम्परेचर जो कंडीशंस है वो मेंटेन रखनी रहती हैं। ठीक है, अलग अलग सिंथेसिस के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। और एक बात और, ये जो एम्यूनिशंस और डिफेंस वाला फील्ड है ये थोड़ा सीक्रेट होता है, क्योंकि इसका मिसयूज भी होता है टेररिज्म में और कई चीजों के अंदर, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर है। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इसके बारे में स्टडी करवाते हैं, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। RDX है, TNT है, नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। डिफरेंट जो ये TNT और RDX है, इसके साथ मिला के इनकी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया जाता है। इसे गन कॉटन भी कहते हैं, गन कॉटन कहा जाता है। और ये फ्रेश जो सेल्यूलोज होता है, जिसे कहें जो आपका कपास से जो हमें रुई मिलती है, उस रुई के नाइट्रेशन से बन जाता है। ये पॉसिबल है लैब के अंदर, हम घर मतलब घर में तो नहीं, लेकिन लैब के अंदर हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। वैसे ये इलीगल है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहीं इसको किया जा सकता है, अन्यथा ये इसका उपयोग करना और इसको बनाना इलीगल है। फिर इसके बाद है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन ये भी बहुत, इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया इंजीनियरिंग को। और अल्फ्रेड नोबेल एक नाम है, जिसके नाम से, जिन्होंने इसकी रॉयल्टी से नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया और नाइट्रोग्लिसरीन से क्या बनाया, डायनामाइट। इसके बारे में कभी स्पेशल एक्सप्लोजिव्स के बारे में, डिफेंस से रिलेटेड जो मटेरियल है इसके बारे में जितना मेरे को इंफॉर्मेशन है इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक कंट्रोल्ड मैनर में हम एक दायरे में रहकर इन चीजों को समझ सकते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन से डायनामाइट बनाई और इस डायनामाइट का यूज किया हुआ, इससे बहुत ज्यादा रॉयल्टी कमाई अल्फ्रेड नोबेल ने। और उस रॉयल्टी से, उस पैसे से जो आपकी इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग है, पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए गए, बांध बनाए गए, नदियों के रास्ते बदले गए, वो सारी चीजें और बहुत ज्यादा पैसा जो कमाया गया, उस पैसे से जो रेवेन्यू आया उसकी हेल्प से अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज शुरू किया, डिफरेंट साइंटिस्ट को सम्मानित किया। कि मतलब उसमें की इंग्रेडिएंट क्या था, नोबेल प्राइज के पीछे की इंग्रेडिएंट था आपका नाइट्रोग्लिसरीन। अगर नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होता तो डायनामाइट नहीं होता, डायनामाइट नहीं होता तो अल्फ्रेड नोबेल इतना रॉयल्टी नहीं पाते, इतनी रॉयल्टी नहीं पाते, तो शायद नोबेल प्राइज जैसा जो सम्माननीय, जो एक तरह से सम्मान है एक्चुअल में, डिफरेंट जो रिसर्चर हैं, डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, शायद वो नहीं होता, कुछ और होता उसकी जगह पे।
तो नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल ने शुरू किया और उसमें एक की इंग्रेडिएंट था जिसकी हेल्प से उन्होंने इतना रॉयल्टी इकट्ठी की और डिफरेंट जो फील्ड के साइंटिस्ट हैं उनको सम्मान दिया गया, जो अब भी लागू है। नोबेल प्राइज अपने आप में बहुत एक मतलब सम्मानित इनाम है, या कहें हम एक बहुत बड़ा सम्मान है किसी भी रिसर्चर का या किसी भी इंसान का जो साइंस के फील्ड से जुड़ा हुआ है, उसका ये सपना होता है कि मैं इस लायक बनूं या वहां तक पहुंचूं अपनी जिंदगी में एक बार कि इसका मौका मिले, इसको पाने का या इसके नजदीक तक जाने का भी मौका मिले। एम्यूनेशन में नाइट्रोग्लिसरीन बताया मैंने, जिससे डायनामाइट बनाया जाता है। फिर है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल एक्सप्लोजिव है। मॉइस्ट जब होता है, जब ये लेस एक्सप्लोजिव होता है, ड्राई होते हैं, इसकी एक्सप्लोजिव नेचर इंक्रीज हो जाती है और ये शॉक से, हीट से, इनसे ज्यादा बहुत सेंसिटिव होता है। नाइट्रोग्लिसरीन बहुत सेंसिटिव है, इसको स्टेरलाइज किया जाता है डायनामाइट की फॉर्म में। पिक्रिक एसिड जैसा कि मैंने बताया। और फिर पिक्रिक एसिड के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक तो हो गया पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड के बाद लेड एजाइड। लेड एजाइड एक केमिकल है, लीस्ट स्टेबल है, ये डेटोनेटर्स की फॉर्म में यूज होता है। डेटोनेटर्स का मतलब आप समझेंगे, ये चिंगारी देने में काम, जो किसी भी एक्सप्लोजिव को इनिशिएट करने का काम करता है, वो आपका डेटोनेटर्स हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और है आपका HMX। ठीक है, HMX बाई प्रोडक्ट है किसका? आरडीएक्स सिंथेसिस का। जैसे आरडीएक्स की सिंथेसिस की जाती है तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है HMX। ठीक है, हर मेजेस्टी एक्सप्लोजिव नाम दिया गया है इसको। और ये जो एक्सप्लोजिव है, ये भी उम्दा किस्म का एक्सप्लोजिव है। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट वैरायटी के जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो बनाए जाते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेल्यूलोज के कॉम्बिनेशन से कॉर्डाइट बनाया जाता है, और कॉर्डाइट जिलेटिनियस मटेरियल होता है। इसको भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डिफरेंट जो बुलेट्स होती थी, जो हैवी बुलेट्स होती थी, उनके अंदर इसको यूज किया गया। तो डिफेंस के अंदर आपका आरडीएक्स हो गया, साइक्लोनाइट जिसे कहते हैं, TNT हो गया, टोल्यूइन के नाइट्रेशन से, नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइट्रोग्लिसरीन, गनकोटन जिसे कहा जाता है, ये स्मोकलेस होता है। गनकोटन स्मोकलेस होता है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है। नाइट्रोग्लिसरीन से डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल ने रॉयल्टी उनसे पाई और नोबेल प्राइज को सपोर्ट किया या शुरुआत की उसकी। पिक्रिक एसिड भी, ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी एक्सप्लोजिव है। लेड एजाइड एक डेटोनेटर के तौर पे काम आता है। डिफरेंट वैरायटी के और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कुछ परसेंटेज में, डिफरेंट रेशियोज में इनको कंबाइन करके बहुत उम्दा किस्म के एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं। किसकी हेल्प से? सिर्फ केमिस्ट्री की हेल्प से। ये फील्ड है जो इंसान को डिस्ट्रक्शन की पावर देता है। ठीक है, इंसान को डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी देता है। इसका मिसयूज भी होता है, इसका अच्छा यूज भी है। तो जहां तक कि हम चाहेंगे कि आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसका यूज करना सीखें, मिसयूज करना ना सीखें। इन दो फील्ड्स के बाद एक सबसे ज्यादा एसेंशियल फील्ड है हमारे पास, जिसके बिना आज के युग में पॉसिबिलिटी नहीं है लाइफ की, हम जिंदा नहीं रह सकते। कुछ वक्त के बाद एक पॉपुलेशन, पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसके ऊपर उसकी कमी का असर दिखाई देगा। ये फील्ड है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में केमिस्ट्री का क्या रोल है? मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा रोल तो है भाई मेडिसिन का। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कह सकते हैं आप इसको, मेडिसिन की इंडस्ट्री। सबसे बड़ी तो नहीं, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर एक है। इसकी जरूरत है, मेडिसिन के बिना आजकल की लाइफ पॉसिबल नहीं है। जितनी ज्यादा हमारी लाइफ हेक्टिक हो चुकी है, जितना ज्यादा अब टेंशन है इंसान को रोजी रोटी कमाने के लिए, डिफरेंट स्ट्रगल्स जो हैं, इसमें कई तरह की बीमारियां
कई तरह के डिसऑर्डर्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं, कई तरह के इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन। आजकल आप देख पा रहे हैं कि जो कोविड-19 है एक इंजीनियर्ड वायरस है जिसने पूरी दुनिया में बुरा हाल मचाया हुआ है। कोशिश जारी है कि उसके लिए कुछ मेडिसिन या कुछ एंटीवायरल केमिकल्स तैयार किए जाएं या वैक्सीन बनाई जाए। साइंटिस्ट बहुत जिन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया है, बहुत उम्दा किस्म के साइंटिस्ट हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ऐसी मेडिसिन बनाई जाएं, चाहे वो किसी बायोलॉजिकल्स हों, चाहे वो आपके केमिकल्स हों, उन सभी के हेल्प से इस डिजीज को कम किया जाए। तो मेडिसिन एक मेडिकल साइंस का फील्ड हुआ और मेडिसिन केमिस्ट्री के हेल्प से ही मैक्सिमम बनाई जाती है। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स से भी ली जाती हैं, लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट्स से हम इतना ज्यादा मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनके सिंथेटिक एनालॉग्स, उनकी नकल बनाई जाती है केमिकली। तो मेडिसिन हैं वो केमिस्ट्री की हेल्प से, केमिस्ट्री का ये सबसे बड़ा रोल है जो इंसानियत के लिए हेल्पफुल है। इसके बाद मेडिकल साइंस में मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स वैसे तो मैं कहूँगा मेडिकल इक्विपमेंट्स हमारे जो फिजिसिस्ट हैं या फिर हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल इंजीनियरिंग जो हमारे पास उसकी हेल्प से मेडिकल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए जो रॉ मटेरियल, अच्छा हम 12th क्लास में पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर है एडजॉर्प्शन या फिर सरफेस केमिस्ट्री, उसमें हम पढ़ते हैं डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर किडनी जो होती है वो अगर फेल हो जाए तो डायलिसिस की हेल्प से ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। उसमें जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सिंथेटिकली प्रिपेयर की जाती है, नेचुरली उसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट वैरायटी के जो आप जानते हैं कि हार्ट सर्जरीज जो होती हैं उनके अंदर स्टेंट डाले जाते हैं हार्ट के अंदर, तो वो भी कुछ केमिकली इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं जो काफी लंबे समय तक विदाउट एनी एंटीजेनिसिटी, बॉडी के अंदर कोई एंटीजेनिक उसका इफेक्ट ना हो, इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि जो हार्ट पेशेंट है उनकी सर्वाइवलिटी ज्यादा हो सके। मेडिकल इक्विपमेंट्स में और भी जैसे नी इम्प्लांट्स, घुटनों के जो इम्प्लांट्स होते हैं, जो प्लास्टिक इम्प्लांट्स हैं या फिर मेटालिक इम्प्लांट्स हैं, रॉड्स जो डाली जाती हैं एक्सीडेंट के अंदर, पैर में हाथ में जो रॉड डाली जाती हैं वो भी कुछ इस तरह की अलॉयज होती हैं जो हार्मफुल ना हो बॉडी के लिए, और सेलेक्टेड वो एक तरह से हम कह सकते हैं केमिकल्स या अलॉयज होती हैं जो अंडर द केमिस्ट्री फील्ड ही आती हैं। मेडिकल सर्विसेज में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। अब फिर से हम मेडिसिन के ऊपर आए एक बार। मेडिसिन के अंदर सीधी सी बात, एंटीबायोटिक्स। अगर मैं इसके बारे में बताना शुरू करूं तो एक तरह से ये बहुत ही फैला हुआ फील्ड है, बहुत ही वास्ट फील्ड है। एंटीबायोटिक्स हो गई आपकी, डिफरेंट सिस्टमेटिक ड्रग्स हो गई, और ड्रग्स डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हो गई, आपकी डायबिटिक्स हो गए जो किडनी से रिलेटेड हैं, और डिफरेंट एंटीहिस्टामिन्स हो गए जो एलर्जिक रेस्पॉन्स को रोकते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हो गई, एंटी न्यूप्लास्टिक, एंटी कैंसर ड्रग्स हो गई, सिस्टमिक ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है, एंटी कैंसर कीमोथेरेपी में जो यूज होती हैं, ठीक है। इसके बाद है एंटीवायरल्स हैं, इनके ऊपर रिसर्च कम हुई है एंटीवायरल्स के ऊपर, लेकिन कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। मेडिसिन्स की बहुत ही वास्ट स्टडी की जाती है। एक फील्ड है जिसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल साइंसेस। फार्मास्यूटिकल साइंसेस और फार्मास्यूटिकल साइंसेस जो है फील्ड है, मेरी स्टडी इसी से हुई है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। इसकी 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। फार्माकोलॉजी जो ड्रग, किसी भी दवा के असर के बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स, इस फार्मास्यूटिक्स फील्ड के अंदर किसी दवा को किस तरह से बनाना है, किस तरह से उसको शरीर में उपयोग करने लायक, इसकी डोजेस फॉर्म क्या बनानी है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। बहुत ही एक
हाई लेवल की स्टडी है फार्मास्यूटिक्स के अंदर। इसके बाद फार्माकोलॉजी है, जो मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर्स की स्टडी करते हैं, और फार्मासिस्ट जो रिसर्च लेवल पे स्टडी करते हैं वो भी इसकी हेल्प लेते हैं। इसके बाद है आपकी फार्माकोग्नोसी। ये एक फील्ड है जो प्लांट्स से हम मानते हैं कि मैक्सिमम जो नेचुरल लीड मींस जो दवाइयां हमें मिलती हैं, उन दवाइयों का जो ओरिजिन है वो एक्चुअल में इंसान ने दवाइयां जो शुरुआती तौर पे पाई हैं वो प्लांट से पाई हैं, उनकी नकल करके ही हम कुछ ऐसे केमिकल सिंथेसाइज करते हैं। नेचुरल ओरिजिन है मैक्सिमम 70% ड्रग्स का किसी न किसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओरिजिन है नेचर से। तो फार्माकोलॉजी के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स भी लिख सकता हूं, इसके अंदर प्लांट और एनिमल्स की से जो किस तरह से मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, नेचुरल लीड्स को फाइंड आउट करना, वो फार्माकोग्नोसी में किया जाता है। शुरुआती रिसर्च का जो मेन काम है किसी चीज को फाइंड आउट करना, जो हमारी पुरानी लिटरेचर है, आयुर्वेदा है, यूनानी मेडिसिन है, उनसे जो मेडिसिन को ढूंढ के निकालना, उनके खास एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को निकालना फार्माकोग्नोसी का मेन काम है। फिर फार्माकोलॉजी की हेल्प से उसकी जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है, डिफरेंट इफेक्ट्स को क्लिनिकल ट्रायल्स की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। डॉक्टर्स की कंटिन्यूस स्टडी रखते हैं और डॉक्टर्स उनको पेशेंट्स तक पहुंचाते हैं और देखते हैं वो इसके लायक है या नहीं है। एक फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकेम जिसे कहा जाता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकेम, सीधी सी बात, मेडिकेम। बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं इसको मेडिकेम भी कहते हैं क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आसान नहीं है। केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे उम्दा जो फील्ड है, सबसे जो सम्मानित और सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री है। इसकी अगर किसी केमिस्ट को अच्छी नॉलेज है, एक उम्दा किस्म की अगर किसी केमिस्ट को नॉलेज है तो वो बहुत सम्मान पाता है। और ये एक आसान, जैसे हम तो इसको सुपरफिशियल स्टडी करते हैं, लेकिन जो बहुत उम्दा लेवल के जिन्होंने काम किए हैं, बहुत ऊपर के लेवल के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिनल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। और मेडिसिनल केमिस्ट्री की हेल्प से ही जो प्लांट्स से हम केमिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी जो नकल तैयार होती है, उन जैसे केमिकल तैयार मेडिसिनल केमिस्ट्री से किए जाते हैं। और वो जब केमिकल तैयार हो जाते हैं, उनकी नकल जब तैयार हो जाती है, सिंथेटिक एनालॉग्स, एक वर्ड है सिंथेटिक एनालॉग्स, सिंथेटिक एनालॉग्स जब बन जाते हैं बेटा, इन सिंथेटिक एनालॉग्स को यूज किया जाता है। फार्माकोलॉजी वाले उसको यूज करते हैं। यूज करने के बाद उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, भाई ये दवा है, ये उसकी जगह किसी भी डिजीज के लिए, एक्वायर्ड डिजीज है, बॉडी के अंदर ही डेफिशिएंसी डिजीज है या किसी तरह से फिजियोलॉजिकल डिजीज है, उसके लिए कारगर है, किसी इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या वायरल इन्फेक्शन के लिए कारगर है, वो आइडेंटिफाई किया जाता है फार्माकोलॉजी में। मतलब फार्माकोलॉजी कॉमन सब्जेक्ट है फार्मेसी का और डॉक्टर्स का, ये भी एक लिंक की तरह काम करता है। और जैसे ये फार्माकोलॉजी से फाइंड आउट होके फाइनल जब क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, फार्मास्यूटिक्स की हेल्प से ये आपकी पब्लिक के अंदर, पब्लिक मींस लोगों के अंदर ये पहुंचा दिया जाता है, डिजीज पर्संस तक पहुंचाया जाता है डॉक्टर्स की हेल्प में। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है डॉक्टर्स। तो हम चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स स्टडी करें, रिसर्च करें और डॉक्टर बने, अच्छे डॉक्टर बने और सभी फील्ड्स को कलेक्टिव लेके चलें। कोई भी फील्ड साइंस से जो रिलेटेड है, चाहे फिजिक्स है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांच हैं, चाहे लाइफ साइंस है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी है, ये सभी इंटरलिंक्ड है और इनका बराबर सम्मान होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को बड़ी शिद्दत से, बड़ी सम्मान के साथ इनको स्टडी करना चाहिए। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अब तक डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी इनको समझने के लिए लगा दी है। उनके सम्मान में हमें उन चीज को समझना चाहिए और इंसानियत की भलाई के लिए उनको यूज करना चाहिए। तो मेडिकल साइंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर को डिस्कस कर चुके हैं और डिफेंस के बारे में हमने डिस्कस किया है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के अंडर। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फील्ड है हमारे पास, पॉलीमर्स।
वैसे ये इंडस्ट्रियल जो आपकी चीजें बनती है, पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स, ये एक एक्चुअल में इसकी डिटेल है थोड़ी बहुत, 12th क्लास के अंदर आप पढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे आगे। प्लास्टिक्स, डिफरेंट वैरायटी के प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं। आज आपके पास है पीवीसी जो आपकी फिटिंग के अंदर यूज होते हैं, ठीक है, और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पैन हो गया, ठीक है, बेकेलाइट हो गया, डिफरेंट वैरायटी के। अगर मैं नाम देना शुरू करूं तो इसकी कोई मतलब कमी नहीं है, बहुत डिफरेंट वैरायटी के प्लास्टिक्स हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन से प्लास्टिक के रिसर्च इसके ऊपर चल रही है। अच्छा, डिफेंस में एक पॉलीमर है हमारे पास, केवलार। केवलार जो है यूएस की एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, इंडियन साइंटिस्ट कभी उम्दा रिसर्च, बढ़िया वाले रिसर्च नहीं करते। क्यों नहीं करते? पढ़ते हैं बहुत अच्छा, 97-98%, मेरे तो नहीं आए, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं और एक लेवल तक जाके सैचुरेट हो जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, अच्छी लाइफ होगी, कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट करने का एटीट्यूड बहुत पुराने टाइम पे रहा होगा, लेकिन अब कम हो गया है। और हम जैसे जो टीचर हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चे के अंदर रिसर्च एटीट्यूड आए और वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के साथ साथ कोई बेटर रिसर्च करे जो इंसानियत के लिए, अपने देश के लिए बहुत ही यूजफुल हो। पहला चैप्टर है जिसमें स्कोप ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो दोबारा से आते हैं, केवलार रिसर्च की एक लेडी साइंटिस्ट ने, और वो इतना हार्ड था कि जो स्टील की वायर्स हैं उनसे भी ज्यादा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ थी। तो उसको यूज किया गया, उसको गूंथ के, उसको बना के कुछ फैब्रिक बनाया गया जो बुलेट को अपने अंदर से नहीं जाने देता। अगर उसकी 2-3 लेयर या 5-7 लेयर, मल्टीपल लेयर अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या होता है? बुलेट प्रूफ। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो बुलेट प्रूफ जो हमारे पास पॉलीमर जो डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी देश का अगर डिफेंस मजबूत है तो वो देश आत्मनिर्भर होता है। तो पॉलीमर्स के डिफरेंट यूजेस हैं रिसर्च के अंदर, हम मान सकते हैं। मेडिकल साइंस में भी पॉलीमर्स का यूज होता है। सूचर्स, जो टांके लगाने के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, पीएचपीवी है आपका, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारेट, कोवेलरेट, ठीक है, काफी सारे आपके पॉलीमर्स की स्टडी की जाती है केमिस्ट्री के अंदर और पॉलीमर्स डेवलप किए जाते हैं। अब इन्वायरमेंटल यूजेस, एक बात कहना चाहूंगा आपको, केमिस्ट्री का एक्सेसिव यूज हुआ विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन इंसानियत की भलाई के लिए, लेकिन अगर उसका हम देखें कि कुछ जगह पे मिसयूज भी हुआ है, एक्सेसिव यूज पेस्टिसाइड्स का हुआ है, एक्सेसिव यूज सॉल्वेंट्स का हुआ है, पेंट्स में, इंडस्ट्रीज में, और डिफरेंट जो प्रिकर्सर बनते हैं, डिफरेंट जो आपके सिंथेटिक एनालॉग बनते हैं, उनको यूज करने के बाद ऐसे ही बहा दिया जाता है। एनवायरनमेंट के लिए इसका नेगेटिव इंपैक्ट रहा है। केमिस्ट्री ने एनवायरनमेंट को अब तक अगर हम देखें, कंक्लूजन लगाएं, उससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अगर उसका यूज अच्छे से किया जाए, मीन्स एक फील्ड और पढ़ा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, ग्रीन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का वो फील्ड है जो केमिकल्स के कारण से डिफरेंट आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हुए हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट कैटलिस्ट हैं, जो ऐसी रेडिकल स्पीसीज हैं या फिर जो हार्मफुल स्पीसीज हैं उनको क्लीन करने का या उनको मिनिमाइज करने के लिए यूज होते हैं। सीधी सी बात, जो आपके व्हीकल एमिशंस या फिर मोटर व्हीकल एमिशंस, मोटर व्हीकल एमिशंस मीन्स स्मोक, जो धुआं वो निकालते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे कम करने के लिए डिफरेंट कैटलिस्ट्स जो उसको लेस टॉक्सिक बनाए, उन जो स्मोक है और जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं जब व्हीकल चलते हैं, और आपके जो
पेट्रोकेमिकल्स जलते हैं, उनसे जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, उन पॉल्यूटेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए कैटलिस्ट डिफरेंट वैरायटी के वो भी ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। तो मैंने ये 2-4 जो फील्ड हैं, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, मेडिसिन है और पॉलीमर है और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो रोल है, इसके बारे में आपको बताया है। और केमिस्ट्री को वैसे कोर सब्जेक्ट नहीं माना जाता। बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे और डिफरेंट फील्ड में चले जाएंगे, मींस मेडिकल। और अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप इंजीनियर बन जाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या फिर आप एमएससी करेंगे डिफरेंट फील्ड में। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करता है। एक इंजीनियर को भी केमिकल इंजीनियरिंग, मैं आपको बताना भूल गया, केमिकल इंजीनियरिंग ये एक बहुत ही हायर लेवल की स्टडी है जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स की हेल्प से एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, उनको हार्मफुल फैक्टर्स हैं, उनको मिनिमाइज किया जाता है। डिफरेंट वैरायटी के केमिकल्स जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, इंडस्ट्रियली हेल्पफुल हैं, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हैं, जैसे हम कहें नैनो पार्टिकल्स हैं, वो सारी चीजें केमिकल इंजीनियरिंग में। और केमिकल इंजीनियरिंग की हेल्प से मेडिसिन को भी, मेडिसिनल फील्ड है उसको भी फायदा होता है, डिफेंस को भी फायदा होता है। और जैसे कहीं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च के बारे में बात करें, नासा, स्पेस का नाम आते हैं नासा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बेचारा बहुत ही कम पैसे में, बहुत कम बजट के अंदर हिंदुस्तान की अगर कहें कि सबसे अच्छी एजेंसी है तो हिंदुस्तान में अगर जिसके ऊपर नाज है हमें, वो इसरो है। अमेरिका का नासा भी इस पे फख्र करता है। वो सारी चीजें, स्पेस रिसर्च है, वो सारी की सारी किसकी हेल्प से होती है? केमिकल इंजीनियर से, केमिकल इंजीनियरिंग की स्टडी से होती है। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री मेन रोल प्ले करती है, डोमिनेंट रोल प्ले करती है। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में मेन जो पार्ट है ये है आपका पॉलीमर पार्ट है। पॉलीमर पार्ट जो है, पॉलीमर्स की स्टडी की जाती है। डिफरेंट जो केमिकल्स ऐसे जो रॉकेट प्रोपल्शन में हेल्पफुल हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, जैसे फिनाइल हाइड्रोजन हो गया, और या फिर आपका हो गया सिंपली, सॉरी फिनाइल हाइड्रोजन मैं भूल गया, ये आपका हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन हो गया। और इसी तरह से डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड एज ऑक्सीडेंट यूज हुआ था अपोलो रॉकेट के अंदर किसी टाइम पे, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, वो सारी की सारी जो रिसर्च के अंदर, स्पेस रिसर्च में चीजें यूज होती हैं, वो एक केमिकल इंजीनियरिंग के अंडर आती हैं। ठीक है, एविएशन इंजीनियरिंग में भी कुछ डिफरेंट उम्दा किस्म के जो आपके केमिकल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। वो सारा का सारा केमिस्ट्री के अंडर है। केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहा है मॉडर्न जो साइंस को सपोर्ट करने में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, केमिस्ट्री को आप पूरी शिद्दत से पढ़ें। टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप उसको मन से पढ़ेंगे और इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप इसके ऊपर महारत हासिल करेंगे। और ये जरूरी है एक साइंटिस्ट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक इंजीनियर के लिए, कि केमिस्ट्री को उतना ही सम्मान दे और उतनी ही शिद्दत से उसको पढ़े जितना और सब्जेक्ट्स को वो स्टडी करता है। थैंक यू।